Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Professor Naeem Ahmed and I am your chemistry teacher. Today we discuss about fungat lecture number 14, physical chemistry chapter number 1, second half, mole up to yield. अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ. फंगैट केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 14 में फिजिकल केमिस्ट्री बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है बेटा मोल अप टू यील्ड हमने आज बात करनी है. इसमें हमारे टॉपिक्स होंगे मोल, एवोगैड्रोज नंबर्स, इसके अलावा हम यहाँ बात करेंगे हमारे पास मोलर वॉल्यूम, इसके साथ साथ लिमिटिंग रिएक्टेंट्स, स्टोइचियोमेट्री एंड यील्ड, ये हमारे टॉपिक्स होंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं मोल की कि मोल क्या है. मोल बेटा एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है पाइल. अब अगर यहाँ बात करें कि हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं MOL के साथ, ऐसा यूनिट है बेटा ये फॉर द मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस. अब हम देखते हैं कि हमारे पास सब्सटेंस जो है वो चार तरह का होता है. उसमें सबसे पहले एलिमेंट है, कोवेलेंट कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है एंड आयनिक स्पीशी है. बेटा जरा ध्यान से सुनिएगा कि अगर हम एटम एलिमेंट की बात करते हैं तो ये एटम्स के ऊपर कंपोज करता है, कोवेलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल्स के ऊपर, आयनिक कंपाउंड फॉर्मूला यूनिट्स के ऊपर एंड आयनिक स्पीशीज जो है आयनिक स्पीशीज, कि इनके फॉर्मूला मतलब बेसिक यूनिट्स थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए. अब अगर हम बात करें बेटा कि एटम, तो हम इसका डिस्कस करते हैं एटॉमिक मास. कोवेलेंट कंपाउंड में मॉलिक्यूल चूंकि होता है तो मॉलिक्यूल के लिए हम मॉलिक्यूलर मास डिस्कस करते हैं. अब आयनिक कंपाउंड के लिए फॉर्मूला यूनिट्स होते हैं तो हम फॉर्मूला मास लेते हैं. इसी तरह से आयनिक स्पीशी में आयनिक जो मतलब फॉर्मूला ये है आयनिक मैस है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. आइए इसे क्लियर करने के लिए हम डिफरेंट एग्जांपल्स, डिफरेंट MCQs की बेस से इसे क्लियर करते हैं. यहाँ देखिए जरा कि हमारे पास अगर हम ये बात करते हैं बेटा कि 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम, अगर जी बेटा 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास हम ये कहते हैं 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम कंटेन क्या बेटा, अल्फा ऑप्शन 6.02 into 10 raised power 23 सोडियम एटम्स. उसके बाद है 6.02 into 10 raised power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम and 6.02 into 10 raised power 23 sodium ions and all of these. तो जवाब आप चेक कर सकते हैं बेटा, चूंकि ये एलिमेंट है, एलिमेंट जो है कंपोज करता है एटम्स के ऊपर, तो एटम जिसके बेसिक यूनिट्स हैं, इस वजह से ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. क्यों? क्योंकि हमारे पास हमने यहाँ लिखा हुआ है 6.02 into 10 raised power 23 सोडियम एटम्स. जी बेटा एटम्स. अगर हम बात करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स के हवाले से, तो यहाँ पे चूंकि ये मॉलिक्यूल्स के ऊपर कंसिस्ट करता है और मॉलिक्यूल्स जो हैं बेटा उनके बारे में डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ बात करेंगे कि हम मॉलिक्यूलर मास कंसिडर करते हैं. तो इसके हवाले से अगर हम एक MCQ डिस्कस करें कि 18 ग्राम्स ऑफ वाटर कंटेन, जी अगर हम बात करें 18 ग्राम्स ऑफ वाटर कंटेन, अल्फा ऑप्शन हमारे पास है 2 into 10 raised power 2 into 6.02 into 10 raised power 23 बॉन्ड्स. दूसरी बात बीटा ऑप्शन है बेटा 6.02 into 10 raised power 23 वाटर मॉलिक्यूल्स. चार्ली ऑप्शन है 3 into 6.02 into 10 raised power 23 टोटल एटम्स. जी अगर हम बात करें वाटर के अंदर, तो आप सब जानते हैं बेटा वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान दो हाइड्रोजन अटैच होते हैं. हर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बनाता है. टोटल बॉन्ड्स कितने हुए? 2. एक मोल में कितने बॉन्ड्स हुए? डबल, यानी 2Na बॉन्ड्स, यानी 2 into 6.02 into 10 raised power 23 नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे. उसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा वाटर मॉलिक्यूल की, एक मोल के अंदर 6.02 into 10 raised power 23 मॉलिक्यूल होते हैं. तो बीटा ऑप्शन भी ठीक है, अल्फा भी ठीक है, बीटा भी ठीक है. चार्ली पे देखते हैं टोटल एटम्स, एटॉमिसिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अगर हम बात करें तो हमारे पास वाटर जो है कंपोज करता है 3 एटम, यानी एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन एटम. तो टोटल मिला के एटॉमिसिटी कितनी हुई? 3. तो इस वजह से एक मोल में एटॉमिसिटी चूंकि 3 है, इस वजह से एक मोल में 3 into 6.02 into 10 raised power 23 आपके पास क्या होंगे? टोटल एटम्स. इसका मतलब है सारे के सारे ऑप्शंस ठीक हैं, तो ऑल ऑफ दीज इज माय करेक्ट ऑप्शन. इसके बाद देखें जरा आयनिक कंपाउंड में मैंने जैसे आपको बताया कि फॉर्मूला यूनिट्स जो है इसके ऊपर ये कंपोज करते हैं. उसके बाद बेटा आप अगर फॉर्मूला मास को एक्सप्रेस करें ग्राम में, तो ये मोल के बराबर होता है. और अगर हम इसके बारे में एक MCQ डिस्कस करें, हम अगर यहाँ कहें कि 58.5 ग्राम्स ऑफ NaCl कंटेन या विल हैव, तो हमारे पास जो है बेटा यहाँ पहला ऑप्शन है 6.02 into 10 raised power 23 फॉर्मूला यूनिट्स. उसके बाद है बेटा हमारे पास 6.02 into 10 raised power 23 एटम्स एंड देन मॉलिक्यूल्स.
और एंड पे लिखा हुआ है नन ऑफ देम। तो जवाब जो है बेटा आप जानते हैं, चूंकि हम यहाँ पे आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो बेसिक पार्टिकल हमारे पास कौन हुए, बेसिक पार्टिकल हमारे पास फॉर्मूला यूनिट्स हुए। तो अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट वन, क्योंकि यहाँ पे हमने 1 मोल के अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 जो आपके पास बेटा फॉर्मूला यूनिट्स हैं वो कंसिडर किए हुए हैं। तो राइट ऑप्शन इज ए। उसके बाद आयनिक स्पीशीज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ आयनिक स्पीशीज में आयनिक मैस को अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो ये 1 मोल के इक्विवेलेंट होता है। यस, अगर हम यहाँ पे बात करें बेटा कि आयनिक मैस कोई आयन लें और उसी के आयनिक मैस को हम क्या करते हैं बेटा एक्सप्रेस करते हैं ग्राम में, तो वो उसके 1 मोल के बराबर हो जाता है। यहाँ देखें, यहाँ हमने मतलब जो है कि एमसीक्यू के हवाले से अगर वैसे डिस्कस करें आपसे तो आपसे को पूछ सकता है कि 96 ग्राम ऑफ सल्फेट आयंस यहाँ से पूछ सकता है विल हैव, या इसके अलावा अगर हम बात करें 62 ग्राम्स ऑफ नाइट्रेट आयन विल हैव, या 17 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन विल हैव। तो ये सारे के सारे अगर हम यहाँ बात करें बेटा तो इन सब के अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 हमारे पास क्या होंगे, नंबर ऑफ आयंस होंगे, नंबर ऑफ आयंस होंगे। जी बेटा नंबर ऑफ आयंस होंगे। चलें इससे बाद हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी बेटा यहाँ देखें कि अगर हम मोल के हवाले से बात करें तो मोल से हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जा सकती हैं, जैसे कि हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। आप जानते हैं कि मैस बाय मोलर मैस, अगर हमें गिवन मैस दिया हो तो हम एटॉमिक मैस, फॉर्मूला मैस, आयनिक मैस, इनसे इसे डिवाइड करके गिवन कंपाउंड, गिवन कोवेलेंट कंपाउंड या गिवन जो आपके पास आयनिक स्पीशी है उसमें से नंबर ऑफ मोल्स को मालूम कर सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई आपसे कहता है कि मैस मालूम करें, यानी मैस इन ग्राम्स मालूम करें, तो आप कैसे मालूम करेंगे, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आपके सामने यहाँ पे एक एमसीक्यू मैं आपके सामने रखता हूँ कि व्हाट इज द मैस इन ग्राम्स ऑफ 2.74 मोल्स ऑफ KMnO4। KMnO4 बेटा आपके पास एक आयनिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला मैस आपको दिया गया 148 ग्राम पर मोल। अगर यहाँ बात की जाए कि हम यहाँ पे ये चीज़ कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो है बेटा जब हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट करते हैं, यानी n की वैल्यू लेट से कि हमारे पास कितनी है 2.74 और इसे मल्टीप्लाई करना है हमने इसके मोलर मैस से और वो है 148। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे बेटा तो राइट ऑप्शन आपके पास चार्ली बनेगा। तो चार्ली इज द राइट ऑप्शन, जो क्या है बेटा 432.92, ये आपके सामने लिखा हुआ है, यही राइट ऑप्शन है। उसके बाद देखें जरा, हमारे पास अगर हम मोल्स निकालना चाहते हैं और हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, फर्ज कर लें हमें कोई वॉल्यूम दे दे कि गिवन वॉल्यूम ये है और हमें इसके अंदर से नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं, तो हम क्या करेंगे, गिवन वॉल्यूम को ऊपर रखेंगे और मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। जी यहाँ एक बात क्लियर कर लें बेटा कि मोलर वॉल्यूम, जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ऑफ आप कह लेंगे 280 ग्राम या 280 डेसीमीटर क्यूब ऑफ दैट गैस, तो यहाँ जरा ध्यान से सुन लें, वो उस वक्त मेंशन जरूर करेगा कि ये STP है या RTP है। तो STP पे आपने क्या किससे डिवाइड करना है, मोलर वॉल्यूम जो है बेटा वो होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। जी अगर STP कहे तो 22.414 डेसीमीटर क्यूब, और अगर वो कहे RTP तो उस वक्त आपने 24 डेसीमीटर क्यूब से क्या करना है बेटा, डिवाइड करना है। ये RTP पे है और ये बेटा STP पे है। चले आगे देखें। उसके बाद देखें जरा कि अगर आपसे कोई कहता है कि मोलर वॉल्यूम कैलकुलेट करें, तो गिवन वॉल्यूम अगर आपको दिया है और नंबर ऑफ मोल्स आपको मालूम है तो गिवन वॉल्यूम को आप नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दें बेटा और आपके पास राइट ऑप्शन जो है स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, मोलर वॉल्यूम में। उसके बाद देखें जरा, अगर कोई आपसे कहता है कि फलां वॉल्यूम है, लेट से कि आपको कह दे कोई कि 0.5 मोल्स हैं और आपके पास SO2 गैस है, फर्ज कर लें SO2, लेट से कि SO2 गैस है, तो इसके मोलर वॉल्यूम को जो कि 22.414 डेसीमीटर क्यूब है आप इसे डिवाइड करें तो आपके पास गिवन वॉल्यूम जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो वॉल्यूम क्या होगा बेटा, आप इसका हाफ कर देंगे 11.212 डेसीमीटर क्यूब बन जाएगा डेफिनेटली। इसके अलावा आपके पास जो है बेटा एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बेटा, इससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है बेटा दूर हो जाएंगी। वो क्या है, जरा गौर से सुन लें कि नंबर ऑफ रिक्वायर्ड स्पीशीज। जी बेटा नंबर ऑफ रिक्वायर्ड स्पीशीज, वो आपसे गए
एटम्स, वो आपसे कहे मॉलिक्यूल्स, वो आपसे कहे एटॉमिसिटी, या वो आपसे लेट्स से कह देता है कि बॉन्ड्स कैलकुलेट करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करें, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करें, तो जो भी चीज रिक्वायर्ड होगी वो आपको पता होगी, वो आपको पता होगी, रिक्वायर्ड के अंदर उसकी वैल्यू पुट करेंगे और मैस बाय मोलर मैस इनटू Na, इसके साथ आप ये फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेंगे। ये लेट्स से कि आपके साथ मैं एक एमसीक्यू या कोई ऐसी स्टेटमेंट आपके साथ शेयर कर देता हूं, वो कह देता है लेट्स से कि 9 ग्राम आइस है, उसके अंदर आपने क्या बताना है जी, नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं। अब आइस वाटर होता है, नंबर ऑफ एटम्स, अब रिक्वायर्ड में नंबर ऑफ एटम्स की तादाद क्या है, वाटर में 3, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन एटम है बेटा, टोटल मिला के कितने हुए 3, तो रिक्वायर्ड की वैल्यू क्या हुई 3। अब देखिए मोलर मास वाटर का कितना है 18 और इधर क्या है बेटा 9, इधर देखें ये आ गया 6.02 इंटू 10⁻23 और इधर क्या कर देंगे मल्टीप्लाइड बाय 3, तो राइट ऑप्शन आपके पास जो भी अभी अगर लेट से कि आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं ये बनेगा 1.8 इंटू 10⁻24। जी बेटा अगर आप इसे कैलकुलेट करते हैं यहाँ से चूंकि 0.5 आएगा, उसके बाद यहाँ हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ये बन जाएगा बेटा आपके पास ये, अगर आप 0.5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 आप इसे मल्टीप्लाई करके आपका आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद देखें जरा, यहां हमारे पास है बेटा मोलर मैस, अगर कोई मैस आपको दे दे और कहे कि आप मोलर मैस कैलकुलेट करें, तो फिर आप क्या करेंगे बेटा, जितने मोल्स आपको गिवन होंगे उससे डिवाइड करेंगे, राइट ऑप्शन आपके पास जो है मोलर मैस आपके सामने आ जाएगा। इसी तरह से अगर मोल्स कैलकुलेट करना चाहते हैं गिवन मॉलिक्यूल से, अगर कोई आपसे कहे कि 20 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप n की वैल्यू मालूम करें, तो यहाँ आपने डिवाइड कर देना है Na के साथ और उसकी वैल्यू आप सब जानते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 है बेटा। उसके बाद देखें जरा, ये सारा का सारा जो चार्ट है बेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने बहुत सारे जो पॉसिबल मतलब फॉर्मूले हैं वो आपके सामने लिख दिए हैं ताकि आपका कोई एमसीक्यू मिस ना हो, इसे आपने अच्छे तरीके से देख लेना। उसके बाद देखें जरा एवोगैड्रोस नंबर्स के हवाले से बात करते हैं बेटा। अभी हम बात कर रहे थे मोल के अंदर Na, अब Na है क्या, मैडो एवोगैड्रो के नाम पे बेटा Na एवोगैड्रोस नंबर्स को कहते हैं। अब ये वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो किसी एक मोल, किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में जितने पार्टिकल्स होते हैं बेटा उनको क्या कहा जाता है, एवोगैड्रोस नंबर्स। क्या कहा जाता है, एवोगैड्रोस नंबर्स। अब इसमें सबसे पहली चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बेटा इसका यूनिट, कि Na के यूनिट्स क्या होते हैं। नॉर्मली ये बच्चों को पता नहीं होता, ये बात याद रखिएगा बेटा कि हमारे पास पर मोल जो है, पर मोल इसका यूनिट होता है पार्टिकल्स पर मोल, एटम्स पर मोल, मॉलिक्यूल्स पर मोल, आयंस पर मोल, फॉर्मूला यूनिट्स पर मोल, यानी इसका असल मतलब जो यूनिट है वो क्या है, पर मोल। जी बेटा अगर देखें, अगर आपके पास जो है इसकी मैं एग्जांपल्स दूं इसके एमसीक्यूज के हवाले से, फर्ज कर लें अगर हम सब्सटेंस की बात करते हैं 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, तो सब्सटेंस फिर से 4 तरह का है, एक एलिमेंट, इसके अलावा कोवेलेंट कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड एंड आपके पास है आयनिक स्पीशीज। जी अगर एलिमेंट के हवाले से हम बात करते हैं तो 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम या 12 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 24 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम। बेटा इन सब के बारे में अगर मैं कहूं तो ये सारे के सारे 1 मोल के बराबर हैं। जी इनका एटॉमिक मास, अगर सोडियम का एटॉमिक मास हम देखें तो 23 है, अगर उसको ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो वो उसके मोल के बराबर हो जाएगा। इसी तरह कार्बन का 1 मोल 12 ग्राम के बराबर है, मैग्नीशियम का 1 मोल 24 ग्राम के बराबर है। इस तरह से हमारे पास टोटल मिला के ये सारे के सारे 1 मोल हैं। तो 1 मोल हमारे पास उसकी वैल्यू क्या होगी Na के अंदर, वो है बेटा 6.02 इंटू 10⁻23 और ये चूंकि एलिमेंट की एग्जांपल है इसलिए इसका बेसिक यूनिट एटम है, इसलिए हम कहेंगे ऑल हैव 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स। उसके बाद देखें जरा कोवेलेंट कंपाउंड के हवाले से 18 ग्राम ऑफ वाटर या फिर आपके पास है 98 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। बेटा ये दोनों भी चूंकि 1 मोल के बराबर हैं, 1 मोल जो है बेटा आप सब जानते हैं उसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो होंगे 6.02 इंटू 10⁻23। लेकिन अब ये याद रखिएगा चूंकि हम कोवेलेंट कंपाउंड की बात कर रहे हैं और कोवेलेंट कंपाउंड का जो बेसिक यूनिट है वो है मॉलिक्यूल, इस वजह से यहाँ जो एवोगैड्रोस नंबर्स होंगे वो मॉलिक्यूल की शक्ल में होंगे, यानी 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। जी अगर कोई आपसे कहे कि इसमें अगर लेट्स से वो आपसे कहे 18 ग्राम ऑफ वाटर या 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विल हैव 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स, आयंस, फॉर्मूला यूनिट्स या फिर मॉलिक्यूल, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, मॉलिक्यूल वाला। क्यों, क्योंकि इसका बेसिक यूनिट बेटा मॉलिक्यूल्स है।
इसी के साथ साथ अगर आयनिक कंपाउंड की हम बात करें तो आयनिक कंपाउंड का बेसिक यूनिट होता है फार्मूला यूनिट। क्या होता है? फार्मूला यूनिट। अगर हम बात करें 58.5 ग्राम्स ऑफ NaCl या फिर 40 ग्राम्स ऑफ NaOH, बोथ ऑफ देम दे आर आयनिक कंपाउंड्स, और आयनिक कंपाउंड्स का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है फार्मूला यूनिट। अब हम यहाँ ये बात करेंगे कि चूंकि ये 1 मोल के बराबर हैं दोनों, अब 1 मोल में जो फार्मूला यूनिट्स की तादाद है वो कितनी होगी? Na, और वो क्या है? 6.02 into 10 raised by 23। अब यहाँ देखें आयनिक स्पीशी के हवाले से इधर एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर 96 ग्राम्स ऑफ सल्फेट आयंस हो या फिर 62 ग्राम्स ऑफ नाइट्रेट आयन हो इनके अंदर भी, या फिर 17 ग्राम्स ऑफ OH या हाइड्रोक्सिल आयंस हो, अगर इनकी बात हम करें तो हमारे पास इन तीनों के अंदर बेटा चूंकि ये तीनों के तीनों 1 मोल ऑफ आयनिक स्पीशी के बराबर हैं, इस वजह से इनमें जो आयंस की तादाद होगी वो 1Na होगी, यानी 6.02 into 10 raised by 23 आयंस। जी अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी बेटा अब अगर हम यहाँ पे बात करें मोलर वॉल्यूम की, तो मोलर वॉल्यूम जो है बेटा Vm से डिनोट किया जाता है। इसके यूनिट्स क्या होते हैं? एक तो बेटा इसका SI यूनिट है जिसे हम मीटर क्यूब कहेंगे, एक नॉन SI यूनिट है बेटा जिसे हम डेसीमीटर क्यूब कहेंगे। अब ये है क्या? मोलर वॉल्यूम को कैसे डिफाइन किया जाता है ये जरा ध्यान से सुन लें। 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस, जी बेटा आइडियल गैस का होना जरूरी है। आइडियल गैस क्या है? जो आइडियल गैस मतलब आइडियल इक्वेशन को फॉलो करती है, गैस लॉज को फॉलो करती है, ऑक्यूपाइज द सेम वॉल्यूम एट STP। जी ये कंडीशन मेंशन करना लाजमी है वरना इसकी वैल्यू बदल जाएगी, जैसे कि हमने पीछे बात की। यहाँ देखें जरा, हमारे पास बेटा STP के हवाले से हम बात करते हैं तो ये वैल्यू इसकी होती है 22.414 डेसीमीटर क्यूब, एंड दिस इज कॉल्ड द मोलर वॉल्यूम। इसे क्या कहेंगे? मोलर वॉल्यूम। अच्छा एक और बात सुन लें जरा, कॉन्सेप्ट पॉइंट है जिसे कि आपने रिमेंबर करना है, याद रखना है अच्छे तरीके से डियर स्टूडेंट्स। मोलर वॉल्यूम जो है STP पे उसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी? 22.414 डेसीमीटर क्यूब, और RTP पे उसकी वैल्यू होगी 24 डेसीमीटर क्यूब। जी अगर फंगैट में कोई क्वेश्चन आता है और वो कह देता है कि जनाब मोलर वॉल्यूम की जो वैल्यू, आप वो कह दे आपसे कि जनाब ये स्टेटमेंट गैस की या ये आप डिस्कस कर रहे हैं RTP पे, तो आपने जो वैल्यू इस्तेमाल करनी है बेटा वो होगी 24 डेसीमीटर क्यूब। अगर वो STP कहे तो तब आपने ये वैल्यू याद रखनी है, अदरवाइज इन दोनों में आपको फर्क क्लियर होना चाहिए कि STP, चले मैं आपको क्लियर कर देता हूं बेटा कि STP जो है वो क्या है? STP है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जहां पे टेम्परेचर की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस मींस 273 केल्विन है, जबकि प्रेशर जो है बेटा 180 m है। RTP पे अगर हम बात करें रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो टेम्परेचर यहाँ बनता है बेटा 25 डिग्री सेल्सियस, जो कि जब केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 298 केल्विन बन जाएगा, और प्रेशर यहाँ कितना होगा? 1 atm प्रेशर होगा। अच्छा एक और बात सुने जरा, अगर एक MCQ यहाँ डिस्कस करें ताकि अपने कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर सकें कि विच पेयर ऑफ गैसेस, कि यहाँ पे कौन सा पेयर है विल हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इसमें कौन सा पेयर है गैसेस का जो क्या कर रहा है बेटा? विल हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जी आपके पास है 44 ग्राम्स ऑफ ईच सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के हमारे पास कितने ग्राम्स हैं? 44 ग्राम्स हैं। पूछा गया है कि हमारे पास इनमें क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर है? नहीं बेटा बिल्कुल भी बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखें इसका एक मोल बराबर है किसके भला? 44 ग्राम के, जबकि इसका मोल 62 ग्राम के बराबर है। तो दोनों के चूंकि मोल बराबर नहीं है इसलिए इनके मॉलिक्यूल्स भी बराबर नहीं होंगे। जी 11.212 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ईच SO2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जी अगर हम बात करते हैं बेटा तो ये आपके पास जो ऑप्शन है जिसमें हमारे पास पूछे गए मॉलिक्यूल्स और दिया क्या हुआ है, पहले ऑप्शन में दिया हुआ था ग्राम्स में मैस, यहां दिया हुआ है वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में। जबकि अगर हम बात करते हैं बेटा इन दोनों चीजों की कि हमारे पास SO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इन दोनों का वॉल्यूम अगर एक जैसा है तो मॉलिक्यूल की तादाद अल्टीमेटली बराबर होगी। क्यों? एवोगाड्रोस लॉ ये कहता है कि इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जी बेटा तो राइट ऑप्शन अभी बीटा हुआ। चार्ली चेक करते हैं अभी। 62 ग्राम्स ऑफ ईच सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये ग्राम्स में है, सल्फर डाइऑक्साइड का तो एक मोल बनता है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का एक मोल नहीं बनता, इसका मतलब मोल बराबर नहीं है तो पार्टिकल्स की तादाद बराबर नहीं हो सकती। जी 96 ग्राम ऑफ ईच SO2 एंड CO2, तो राइट ऑप्शन ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसमें भी ग्राम्स में मैस दिया हुआ है, तो मैस जब दिया हो उस वक्त नहीं, या तो मैस मोल का दिया हो, मोल के बराबर हो तब ठीक हो सकता है। आपने सारी की सारी स्टेटमेंट बड़े अच्छे अंदाज से पढ़नी है
ठीक है, यहाँ देखें चूंकि वॉल्यूम एक जैसा है इस वजह से मॉलिक्यूल्स की तादाद बराबर होगी। रीजन मैंने सामने लिखी है कि एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है, इक्वल वॉल्यूम विल हैव क्या बोला, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जी बेटा, अगर वॉल्यूम बराबर हो दो गैसेस का, जो भी वट एवर द वॉल्यूम इज, जो मर्जी वॉल्यूम दिया गया हो, लेकिन आपने ये याद रखना है कि दोनों गैसेस का वॉल्यूम बराबर होना चाहिए। अगर वॉल्यूम बराबर है तो देन आप कह सकते हैं बेटा कि इनके अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद बराबर होगी, क्योंकि एवोगैड्रोस लॉ है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है बेटा वो है स्टिशियोमेट्री। ये लफ्ज जो है बेटा स्टेशियन से निकला है, जिसका मतलब होता है एलिमेंट। अगर यहां हम बात करें तो स्टिशियोमेट्री है क्या बेटा, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। जी, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, किसके हवाले से, विद बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जी बेटा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन का होना जरूरी है। इसके बाद देखें जरा, हमारे पास बेसिक अजम्पशंस हैं बेटा। जब भी कोई थ्योरी डेवलप की जाती है तो उस वक्त हम कोई ना कोई पॉइंट एज्यूम कर रहे होते हैं। तो यहाँ हमारे जो अजम्पशंस हैं वो कौन कौन से हैं, जरा गौर से सुन लें। नंबर 1, ऑल द रिएक्टेंट्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। जी बेटा। नंबर 2 हमारे पास है नो साइड रिएक्शन विल अकर। एंड नंबर 3, लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन मस्ट बी ओबेड। जी, इसमें सबसे पहले हमने बात की कि जितने भी रिएक्टेंट्स गिवन होंगे हम ये एज्यूम कर चुके हैं कि वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होंगे, कोई भी रिएक्टेंट पीछे नहीं बचेगा, लेफ्ट ओवर नहीं रहेगा। नंबर 2, नो साइड रिएक्शन, हम इस मतलब जो है कि ब्रांच को स्टडी करते हुए ये बात तय कर लेंगे कि हमारे पास कोई भी साइड रिएक्शन अगर नहीं होगा, जो हम डिजायर्ड रिएक्शन है सिर्फ वो होगा, उसके अलावा कोई रिएक्शन मतलब कैरी नहीं हो सकेगा। उसके बाद है लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन। जी बेटा, कौन से लॉज हैं, एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर है, यानी आपके पास जो है बेटा मैटर जो है ना तो कभी क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा, बल्कि अपनी शक्लें बदलेगा और तो कुछ भी नहीं करेगा। उसके बाद है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। जी बेटा, जो मैटर है, जो कंपाउंड्स हैं, उनमें जो रेशो है वो डेफिनेट रहेगी, ये बात आपने याद रखनी है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी, यहाँ देखें बेटा, हमारे पास अब स्टिशियोमेट्री के कुछ रिलेशनशिप्स हैं जो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, जैसे कि मैस मैस रिलेशनशिप है, मैस मोल रिलेशनशिप है, मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप है, वॉल्यूम मैस रिलेशनशिप हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। चलें, इसे डिस्कस करने के लिए मैं आपके सामने एक छोटी सी एग्जांपल लिखता हूं। जैसे कि फर्स्ट कर लें 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन दे विल प्रोड्यूसेस द 2 मोल ऑफ वाटर। जी बेटा, ये बात याद रखनी है। अगर इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर देखा जाए तो हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं, ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं, 1 मोल हैं, और वाटर के कितने मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2। जी बेटा, अगर कोई आपसे कहता है कि जनाब इसके 2 मोल्स में इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो डेफिनेटली इससे अब अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या बनाएं, इसकी रेशो बना लें, तो 2 × 2 रेशो इन दोनों की क्या है, 2। इसके 2 मोल्स हैं, इसके भी 2 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसका मतलब है दोनों में रेशो सेम है। अगर इसकी बात हम करते हैं तो 2 मोल चूंकि प्रोड्यूस हो रहे हैं बेटा, तो हम उसके हिसाब से उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। फर्स्ट कर लें, यहाँ 2 मोल हैं तो मोलर वॉल्यूम कितना है, 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये डबल होगा। चूंकि ये 1 मोल है तो ये मोलर वॉल्यूम ही लिखा जाएगा, ये 2 मोल है तो ये 2 से मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे। अगर कोई हमसे कहता है कि इसके अंदर, अगर लेट्स से कि वो आपसे कहे कि ये आपके पास जो है 32 ग्राम्स ऑक्सीजन है, तो वो आपसे कहता है कि जनाब हाउ मैनी पार्टिकल्स आर देयर या हाउ मैनी मोल ऑफ वाटर आर देयर। अब आप जानते हैं बेटा कि 32 ग्राम दिया हुआ है, आपने मोल्स कैलकुलेट करने पहले ऑक्सीजन के, ताकि आप मोल मोल रिलेशनशिप कैलकुलेट कर सकें। यहां देखें जरा, आप क्या करेंगे, पहले मैस दिया हुआ है, मैस को आप एटॉमिक मैस या मोलर मैस से डिवाइड करेंगे। यहाँ ऑक्सीजन दिया हुआ है तो मोलर मैस से डिवाइड कर देंगे, 32 डिवाइड बाय 32 तो 1 मोल बनेगा। 1 मोल प्रोड्यूस करेगा 2 मोल, तो डेफिनेटली 2 मोल। अगर कोई पार्टिकल पूछ ले तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना है एवोगैड्रोस नंबर्स को। इस तरह से हम इसके तमाम के तमाम प्रॉब्लम्स जो है बेटा सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उसके अलावा देखें एक एमसीक्यू, ताकि हम इसको ज्यादा अच्छे तरीके से क्लेरिफाई कर सकें, कि हमारे पास है इफ द मास ऑफ सिलिकॉन इज 28,000 ग्राम। जी बेटा, कितना दिया हुआ है, 28,000 ग्राम। जी, हाउ मैनी मोल्स ऑफ सिलिकॉन इन इट, तो वो पूछ रहा है कि सिलिकॉन के इसके अंदर जो मोल्स हैं वो आपने बताना है। जी, मैस दिया हुआ है, मोल्स कैलकुलेट करने हैं। अब देखें जरा, अगर हम यहाँ पे बात करें बेटा, तो हमारे पास लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर मैस और मोलर मैस को इस्तेमाल किया जाए तो मोल्स कैलकुलेट किए जा सकते हैं। तो मैस, गिवन मैस कितना है बेटा, 28,000। अब ये ग्राम में है, और ये मोलर मैस कितना है, 28। सिलिकॉन का जो एटॉमिक मैस होता है बेटा वो है 28 ग्राम पर मोल। तो ये देखें, आप इसे अगर कट आउट करें
तो ये 1000 बच जाएगा और 1000 मोल्स आपके पास आ जाएंगे जी बेटा। तो आपके पास राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ देखें अल्फा ऑप्शन क्या है 100, दूसरा ऑप्शन बीटा ऑप्शन है 200 मोल, 2000 मोल एंड 1000 मोल। तो राइट ऑप्शन इज डेल्टा और आप कहेंगे बेटा 1000 मोल्स। अच्छा उसके बाद देखें जरा एक और एमसीक्यू अगर आपके सामने मैं लिखूं कि बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो बाय गिवन बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है कि Mg when reacts with 1 mole of Mg when reacts with 2 mole of HCl they will produce as the 1 mole of MgCl2 and 1 mole of hydrogen gas। अब यहां देखें क्वेश्चन क्या है बेटा, टू प्रिपेयर 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन हाउ मेनी मोल ऑफ HCl रिक्वायर्ड जी। अब उसने ये पूछा है कि हमारे पास अगर हमें H2 के 6 मोल्स बनाने हैं तो HCl के कितने मोल चाहिए। अब यहां देखें HCl और हाइड्रोजन में जो रेशो है बेटा, HCl देखें ये 2 मोल्स हैं और इसके कितने मोल्स बन रहे हैं 1 मोल बन रहे हैं, तो दोनों में रेशो क्या है 2:1। अब उसने क्या कहा है अगर लेट्स से कि हमारे पास ये होता 1 मोल तो ये हो जाएगा बेटा 1/2। अब उसने पूछा क्या है कि अगर हमारे पास 6 मोल्स बनाने हमने, तो यहाँ जरा ध्यान से सुने कितने मोल्स चाहिए होंगे, यहाँ हमारे पास हम इसे डबल कर देंगे बेटा, यानी अगर ये चीज हमने कैलकुलेट करनी है तो अब हमारे पास जो है बेटा ये राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा 12 मोल्स जी। सॉरी अगर यहाँ देखें हमारे पास है टू प्रिपेयर 6 मोल ऑफ H2 जी, ये बनाना है हमने, तो हमें क्या चाहिए बेटा हाउ मैनी मोल्स ऑफ HCl आर रिक्वायर्ड, तो 12 मोल चाहिए। ये मिस्टेक मतलब बन गई थी, ये आपने नहीं करना, ये बीटा इज द राइट ऑप्शन। तो आपके पास क्या होगा बेटा 12 मोल्स। ठीक है बेटा, आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। बेटा अब हम बात करेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट के हवाले से कि ये क्या है। ये अगर हम बात करें दैट रिएक्टेंट which produces the least amount of the product and controls the rate of reaction due to its less amount as required in balanced chemical equation। जी बेटा अगर हम बात करें कि ये वो रिएक्टेंट है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल होता है, जो कम से कम मिकदार में इस्तेमाल होता है और जो कम से कम प्रोडक्ट बनाए। कम से कम इस्तेमाल होने से क्या मुराद है, जरा गौर से सुने। हमने कहा है ड्यू टू इस लेस अमाउंट एज रिक्वायर्ड इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जितनी अमाउंट रिक्वायर्ड होती है बेटा बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हम इसे थोड़ा सा कम लेते हैं ताकि ये क्या कर सके रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल कर सके, उसके साथ साथ लीस्ट अमाउंट बनाए प्रोडक्ट की। इसी वजह से हम इसे कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट दैट लिमिटाइज द केमिकल रिएक्शन जी। एमसीक्यू है बेटा आपके मुकम्मल तौर पे इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, कहाँ ये अप्लाई होता है कहाँ नहीं अप्लाई होता। द आइडिया ऑफ द लिमिटिंग रिएक्टेंट डज नॉट एप्लीकेबल टू अल्फा ऑप्शन रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, बीटा ऑप्शन इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, चार्ली ऑप्शन डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर एंड डेल्टा ऑप्शन इज द सिंथेसिस ऑफ वाटर। अगर हम बात करते हैं तो बेटा रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस में ये अप्लाई नहीं होता। रीजन जरा गौर से सुन लें कि रिवर्सिबल रिएक्शन इज माय सूटेबल आंसर कि ये क्यों नहीं इस्तेमाल होता, क्योंकि यहाँ पे बेटा कोई भी रिएक्टेंट खत्म ही नहीं होता। अगर कोई रिएक्टेंट सिरे से खत्म ही नहीं होता तो इसका मतलब है कि वो लिमिटिंग रिएक्टेंट हुआ ही नहीं। अगर कहीं कोई रिएक्शन ऐसा है बेटा जहाँ कोई रिएक्टेंट खत्म हो जाए तो तभी जाके वो रिएक्शन को कंट्रोल करेगा ना। अब रिएक्शन अगर रुक ही नहीं रहा, रिएक्शन अगर प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट के बाद दोबारा से डिकम्पोज होना शुरू हो गया, इसका मतलब है रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में कोई भी रिएक्टेंट खत्म नहीं होता। और अगर कोई रिएक्टेंट खत्म नहीं होता इट मींस दैट कि वहां पे हमारे पास कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट एग्जिस्ट नहीं करता जी। आइडेंटिफिकेशन, हम इसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में इसे आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हमारे पास हम क्या करेंगे, सबसे पहले मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दोनों को कैलकुलेट करेंगे। हाउ मेनी मोल ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड हाउ मेनी मोल ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर, पहले इन्हें कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास हाउ मेनी मोल ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड बाय एवरी रिएक्टेंट, यानी हमारे पास हर रिएक्टेंट कितने प्रोडक्ट बना रहा है। और उसके बाद हम देखेंगे कि सब वो रिएक्टेंट कौन सा है जो कम से कम मिकदार बना रहा है प्रोडक्ट की, दैट वुड बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अगर हम यहाँ बात करें कि हमारे पास कोई रिएक्शन ऐसा है जिसके अंदर एक रिएक्टेंट कम से कम प्रोडक्ट की मिकदार बनाए तो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा जी। अगर आप चाहें, अगर यहाँ पे अगर आप कोई एमसीक्यू लिखना चाहें, जैसे अगर कोई आपसे कहे 27 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम, उसके बाद 32 ग्राम्स ऑफ या 30 ग्राम्स ऑफ सल्फर, बल्कि यहाँ हम 27 के बजाय 20 कह देते हैं, अगर ये दोनों मिकदार हम इस्तेमाल करें
और हमसे कहें कि ये आपके पास इक्वेशन है, एल्यूमिनियम प्लस सल्फर गोज टू Al2 और S3। अगर लेट्स से कि हमारे पास ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो और हमसे कहा जाए कि विच वुड बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो हमने क्या करना है बेटा, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम सल्फाइड चेक करेंगे कि कितने मोल्स बन रहे हैं, फिर सल्फर से चेक करेंगे कितने मोल्स बन रहे हैं। हम अब अगर इसे कैलकुलेट करते हैं तो सल्फर इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ हमारे पास जो है बेटा 30 ग्राम जब हम इस्तेमाल करते हैं सल्फर के, तो उस वक्त जो यहाँ पे Al2S3 बनता है वो कम मिकदार में बनता है। तो चूंकि ये कम मिकदार प्रोडक्ट की बना रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द लिमिटिंग रिएक्टेंट। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी बेटा, यहाँ देखें हमारा टॉपिक है यील्ड। द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड द यील्ड। जी, वो अमाउंट प्रोडक्ट की जो किसी केमिकल रिएक्शन में हमारे पास ऑब्टेन होती है, दैट इज कॉल्ड यील्ड। अगर हम यील्ड के हवाले से बात करते हैं बेटा, तो ये दो तरह की हो सकती है, एक थ्योरेटिकल यील्ड है और एक क्या है बेटा, एक्चुअल यील्ड है। अगर हम इसके हवाले से ये बात करते हैं कि थ्योरेटिकल यील्ड कौन सी यील्ड है, तो ये हमें ऑब्टेन्ड होती है बेटा बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन, मतलब इसका ताल्लुक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से है, इस वजह से हम थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं, एस्टिमेटेड यील्ड कह सकते हैं, कैलकुलेटेड यील्ड कह सकते हैं इसे। उसके बाद बेटा ये देखें ऑलवेज 100%, मतलब 100% क्यों होगी, क्योंकि हमने स्टोइचियोमेट्री में बात की थी कि ऑल द रिएक्टेंट्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। इसका मतलब है कि जितना रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बनाएगा, तो हमारी यील्ड क्या होगी, 100%। उसके बाद नो साइड रिएक्शन अकर्स, कोई साइड रिएक्शन अकर नहीं होगा, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन मस्ट बी ओबेड, ये दोनों लॉज भी ओबे होंगे। और उसके बाद पहली दो असम्पशन, इनकी वजह से ओवरऑल जो यील्ड हमारे पास होगी बेटा, वो थ्योरेटिकल में जब भी हम एस्टिमेट करेंगे 100% होगी। और उसके बाद ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ एक्चुअल यील्ड, यानी एक्चुअल यील्ड से ये कम है। कैसे, अब यहाँ देखें ये कम क्यों है, अभी बताता हूँ। यहाँ एक्चुअल यील्ड चूंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हासिल नहीं होती, ये केमिकल रिएक्शन से एक्चुअली ऑब्टेन होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्चुअल यील्ड। इसे एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा, इसे हम एक्सपेरिमेंटल यील्ड जो है बेटा, वो भी इसका नाम हम दे सकते हैं। उसके बाद देखें जरा, हम यहाँ ये कहते हैं बेटा कि नेवर बी 100%, ये नेवर बी 100% क्यों नहीं है, ये जरा गौर से सुन लें। सबसे पहले हम ये कहेंगे बेटा कि यहाँ हमने एज्यूम किया हुआ था कि ऑल द रिएक्टेंट्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, लेकिन एक्चुअल में जरूरी नहीं है कि सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा वो बेटा बच जाएगा, और जब चीजें बच जाएं तो फिर हमारे पास 100% प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि हमारे पास इस वैल्यू को जब हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये कभी भी 100% नहीं हो सकता। उसके बाद ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ थ्योरेटिकल यील्ड, अब ये हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होगा। उसकी वजह क्या है, जरा गौर से सुन लें, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इन एक्सपीरियंस ऑफ द वर्कर है, जो वर्कर काम कर रहा है उसका एक्सपीरियंस काउंट होगा, वो जितना अच्छा एक्सपर्ट है उसकी यील्ड उतनी ज्यादा होगी। अगर वो कम तजुर्बाकार है तो बेटा उसकी यील्ड में कमी आ जाएगी डेफिनेटली। उसके बाद मैस लॉस होगा ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन, हमारे पास फिल्ट्रेशन के साथ साथ एवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, ये वो टेक्निक्स हैं जिसके अंदर हम जो है क्या करेंगे बेटा, अपने प्रोडक्ट को लॉस कर चुके होंगे। उसके बाद जब हम प्रोडक्ट को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में पावर करेंगे तब भी हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, लॉस होगा। रिवर्सिबिलिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन हो सकता है, यानी रिएक्शन वुड बी रिवर्सिबल, सम टाइप ऑफ रिवर्सिबिलिटी इज देयर, कुछ ना कुछ रिवर्सिबिलिटी हो सकती है, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, हमारी एक्चुअल यील्ड कम हो जाएगी। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं बेटा, तो हमारे पास कुछ साइड रिएक्शंस अकर हो सकते हैं, उसकी वजह से भी एक्चुअल यील्ड कम हो सकती है। ये वो रीजंस थे जिसकी वजह से एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है, या थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा एक्चुअल यील्ड से ज्यादा होती है। अगर हम यहाँ बात करें, हमारा कंसर्न इनके हवाले से हम बात करें, तो हमारा कंसर्न या केमिस्ट का कंसर्न बेटा होगा एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन से। जी, एफिशिएंसी कैसे काउंट होती है बेटा, किसी भी काम की एफिशिएंसी से मुराद होती है जो आपके पास आउटपुट है और ओवर इनपुट है मल्टीप्लाइड बाय 100। हम किसी मशीन की एफिशिएंसी इस तरह से चेक करते हैं। इसी तरह से जब रिएक्शन की एफिशिएंसी चेक की जाती है बेटा, तो हम क्या करते हैं, एक्चुअल यील्ड, यानी हमने क्या ऑब्टेन किया, हमें क्या ऑब्टेन करना चाहिए था, मल्टीप्लाइड बाय 100, मतलब एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय क्या है बेटा, 100। जी, अगर हम बात करें, इसको क्लियर करने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल दे देता हूं, एक एमसीक्यू आपसे पूछ लेता हूं कि 100 किलोग्राम ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड
when allowed to react with 3 mole of carbon, they will produces 51.4 kilogram of silicon carbide and 2 mole of carbon monoxide. अब वो आपसे कहता है कि परसेंटेज यील्ड विल बी, इनमें परसेंटेज यील्ड क्या होगी? अल्फा ऑप्शन है बेटा 72%, बीटा ऑप्शन है 75%, चार्ली ऑप्शन है 77% एंड डेल्टा ऑप्शन इज 79%. तो राइट ऑप्शन अगर हम देखें इनमें से बेटा 77% बनेगा. कैसे, आइए हम इसको देखते हैं. जी बेटा, यहाँ अगर हम बात करें तो इसकी रीजन क्या है, जो हम बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, इससे हम सिलिकॉन कार्बाइड बना रहे हैं, तो इसकी एक्चुअल यील्ड जो है बेटा इस, अगर हमने कहा कि 100 किलोग्राम जो है इससे बनते हैं बेटा 1000 ग्राम. कैसे कि 100 जो आपके पास किलो है, इसका मतलब है 10⁻³ और ये आ जाएगा ग्राम, तो ये अल्टीमेटली 10⁻5 ग्राम बनेगा, जो कि क्या है बेटा, जिसे हम अलाउ कर रहे हैं रिएक्ट करने के लिए. तो ये बनेगा सिलिकॉन कार्बाइड, जो उसने बताया है कि हमारे पास अमाउंट कितनी बन रही है 51.4 किलोग्राम. जैसे कि हम किलोग्राम को आगे ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब आपके पास आ जाएगा 51,000, आपके पास है 51,400 ग्राम्स. उसके बाद हमने कहा कि बेटा ये हमें अमाउंट दी गई है, यानी ये एक्चुअल यील्ड है. अब हम पहले थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करेंगे. एक्चुअल यील्ड हमारे पास पहले से मौजूद है, फिर हम परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला लगाएंगे एंड देन परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट कर लेंगे. कैसे? अब हम देखें जरा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से रेशो बनाते हैं, रिलेशनशिप लेते हैं, मोल मोल रिलेशनशिप. तो आपके पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड दिया हुआ है गिवन और ये रिक्वायर्ड है बेटा. इसका एक मोल जो है वो 60 ग्राम के बराबर है थ्योरेटिकली, और इसका एक मोल 40 ग्राम के बराबर है. तो इसका मतलब है कि इसके 60 ग्राम इसके 40 ग्राम बना रहे हैं, तो इसका 1 ग्राम कितना बनाएगा? 40 डिवाइडेड बाय 60 ग्राम. उसके बाद हमें कितनी वैल्यू दी हुई है 10⁻5 ग्राम, ये यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 40/60 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻5 ग्राम्स. तो अब हम अगर इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये बनता है, आपके पास है बेटा 66,666.6 ग्राम. ये आपके पास आ गई थ्योरेटिकल यील्ड. याद रहे बेटा कि ये जो कैलकुलेशन आपने की है, चूंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन की वजह से थी, इस वजह से ये जो यील्ड आई है दैट इज कॉल्ड एज थ्योरेटिकल यील्ड, और ये जो आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दी हुई थी दैट इज कॉल्ड एज एक्चुअल यील्ड. अब हम परसेंटेज यील्ड मालूम करना चाहते हैं. एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100, आप वैल्यूज पुट कर दें बेटा. यहाँ पुट करेंगे 51,400 ग्राम, इधर आप पुट करेंगे 66,666.6 ग्राम्स और मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 100 से. जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा 77%. तो ये आपका राइट ऑप्शन होगा और उसकी रीजन मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर चुका हूँ. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारा अच्छे तरीके से समझ आया होगा, और उसके बाद इंशाल्लाह डिटेल में जब इसके टेस्ट डिस्कस करेंगे तब आपसे बात होगी. उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़.